नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली रेड फोर्ट ब्लास्ट केस जो है वो अब अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन मतलब पूरी तरीके से तो कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन वो अब एक तरीके से ये पूरा केस सॉल्व हो चुका है। जो इसके पीछे प्राइम सस्पेक्ट था डॉक्टर उमर उन नबी, उमर उन नबी फाइनली पता लग चुका है कि उमर उन नबी, क्योंकि 3-4 दिन से कोई उसकी मतलब वो नहीं मिल रही है, वो सीसीटीवी फुटेजेस नहीं आ रही हैं, वो कहाँ गायब हो गया, एकदम गायब ही हो गया, वो चीज़ नहीं मिल रही थी। लगातार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसको खोज रही थी। अब फाइनली ये चीज़ पता चल चुकी है कि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे दो कंक्लूजन्स निकले हैं। इस पूरे ब्लास्ट के पीछे उमर उन नबी का हाथ था, और दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर ये निकला हुआ है कि उमर उन नबी ने सुसाइड अटैक किया। ये रेड फोर्ट के ऊपर उस पूरे एरिया में सुसाइड अटैक किया गया। तीसरा कंक्लूजन ये निकला कि हाँ, फरीदाबाद मॉड्यूल जो है वही इस रेड फोर्ट ब्लास्ट के पीछे था, और ये फरीदाबाद मॉड्यूल के लिंकेजेस जम्मू कश्मीर से भी हैं, इसके लिंकेजेस जो हैं वो पाकिस्तान से भी, इसके लिंकेजेस जो हैं वो टर्की से भी पाए जा रहे हैं। और टर्की वर्की की ये सारी बातें जो है किंजल सर ने आपको डिटेल में बताई कि टर्की का लिंक है, और अभी इसके ऊपर भी डिस्कस हम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं, और ये एक सुसाइड अटैक था, ये चीज़ भी स्थापित हो चुकी है। यानी ये एक टेरर अटैक तो था ही, वो चीज़ तो पहले ही हो गई थी। अब ये सुसाइड अटैक था, वो भी चीज़ स्थापित हो गई। मतलब जो प्राइम सस्पेक्ट था हमारा इस पूरे केस का, उमर उन नबी, अब उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद उस पूरे अटैक में मारा गया है और उसने ये सुसाइड अटैक किया है। डिटेल में इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस कंक्लूजन तक पहुंचे, डीएनए टेस्टिंग हुई, कैसे डीएनए टेस्टिंग हो पाई, कैसे हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे, क्या सारी चीज़ें इसमें निकल करके आई, क्या सारी और परतें खुली हैं इसमें, ये समझने के लिए हम इस वीडियो को, आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो में अब बने रहिएगा। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले इस पूरा जो ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट का, इसमें जो लोगों की, कई सारे लोगों की जान गई, और ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट था। दिक्कत क्या, समस्या समझ में आ रही थी इसमें, क्योंकि इसमें उमर उन नबी को सीसीटीवी फुटेजेस में देख लिया गया था। i20 कार के साथ ये मौजूद था, ये कार को ड्राइव कर रहा था। वहाँ तक सीसीटीवी फुटेज पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कार को ले जा करके इसने खड़ा किया है। सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा था कि भाई 3 घंटे कार खड़ी है, उसके अंदर ये है नहीं है। ब्लास्ट हुआ उसके बाद आप देख रहे होगे, मतलब पुलिस ने खुद ही वो फुटेजेस रिलीज़ की ब्लास्ट की, कि जब ब्लास्ट हुआ तो सीसीटीवी बंद हो गया, लोगों को भागता हुआ देखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है, इतर बितर जो इधर उधर कैमरास लगे हुए हैं उससे ये पता लग रहा है कि लोग भाग रहे हैं। जो एग्जैक्टली वहाँ का कैमरा था, जो फुटेज थी, वो नहीं आ पाई। ब्लास्ट हुआ, वो फुटेजेस, वो कैमरास जो हैं वो बंद हो गए, और उसके बाद की हमारे पास कोई भी तस्वीर नहीं है। तो उमर उन नबी गया कहाँ, और इसीलिए इसको एक प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया था, और कहा गया कि उमर उन नबी, जो कि पुलवामा का रहने वाला है, पेशे से डॉक्टर है, यही इस पूरे मामले का प्राइम सस्पेक्ट है। और इसको लगातार पिछले 4 दिन से, 4 दिन हो गए पूरे दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट को, 4 दिन से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगी हुई थी और इसको खोज रही थी। कई जगहों पर जम्मू कश्मीर में भी छापे मारे गए, दिल्ली में भी छापे मारे गए, आसपास के बॉर्डर हरियाणा, मतलब उत्तर प्रदेश, हर जगह पर पूरी एकदम चौचक चेकिंग चल रही थी, सब जगह छापे वगैरह पड़ रहे थे। लेकिन देखिए, जब भी कोई, और जम्मू कश्मीर का वो आपने पोस्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस का वो आपने पोस्ट भी पढ़ा होगा, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। तो मतलब आप, सही बात है ये कि पूरा सीसीटीवी सर्वेलेंस इतना स्ट्रांग है कि आप बच नहीं सकते हो। आपने एक, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, जब ये खालिस्तान वाला केस अभी जब हुआ था, तो आपने देखा कि वो जो व्यक्ति था अमृतपाल, वो भाग रहा था, और सीसीटीवी फुटेज से पूरा पता चल रहा था कि अब यहाँ था, इस समय पर यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ भागा, और फाइनली वो पकड़ा गया। तो बस वही हाल है यहाँ पर भी, कि आप भाग सकते हो, कुछ समय तक भाग सकते हो, लेकिन आप छुप नहीं सकते हो आप पूरी तरीके से, क्योंकि इतना तगड़ा सीसीटीवी सर्वेलेंस अब हो गया कि पकड़ना बहुत आसान हो गया एजेंसीज के लिए। फिर दुनिया भर की सिग्नल हिस्ट्री और वो सब भी निकाल करके पकड़ लेते हैं ये लोग। तो उमर उन नबी का कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ये कहाँ गायब हो गया, क्योंकि ना इसकी सीसीटीवी फुटेजेस आ रही हैं, ना कोई सीसीटीवी फुटेज में इसको कवर कर रहा है कि उमर उन नबी है, ना उसको पहचाना जा पा रहा है। भाई एकदम से प्लास्टिक सर्जरी करा ली, क्या करा लिया, कहाँ चला गया, मतलब 2-4 दिन ही हुए हैं, और 4 दिन में इसकी एक भी फुटेज नहीं मिल रही है। तो वहाँ से एक बात निकल करके सामने आई कि हो सकता है ये एक सुसाइड बॉम्बिंग हो। तो क्योंकि ये पूरा अटैक जो है, इसमें लोग मारे गए, और इसमें लगभग 13 लोगों की जानें इसने ली हैं। 12 यहाँ पर 13 नंबर हो चुका है, 13 लोग की इसमें जान ली गई है। तो क्या हुआ कि ये मामला, ये सीन इतना खतरनाक था कि यहाँ पर जब मेडिकल की टीम भी पहुँची, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए एकदम अवाक रह गई, क्योंकि इतनी सारी, अब इतना बड़ा ये ब्लास्ट था, क्योंकि बॉडीज़ के जो रिमेन्स थे उससे पता नहीं लग पा रहा था कौन किसकी क्या बॉडी है, उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। और इसीलिए 3-4 दिन लग गए कम से कम, मतलब जो विक्टिम्स थे उनको ही पहचानने में 3-4 दिन लग गए। अब उसमें उमर उन नबी भी होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो जब इसकी कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ को ये लोग तलाशने लगे कि यार एक चीज़, 2 चीज़ हो सकती है, या तो ये भाग गया, और अगर भागा होता तो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास होती, या तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये इसी ब्लास्ट में मारा गया,
क्योंकि ये सुसाइड अटैक था, ये वहीं बैठा रहा, गाड़ी में ही बैठा रहा और यही I-20 को पूरा चला वला रहा था, तो हो सकता है कि ये भी इसमें मारा गया हो। तो जब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर इन लोगों ने खोजना शुरू किया, तब जाकर के वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि येस, इट वाज अ सुसाइड अटैक। अब देखिए, उमर उन नबी की अगर हम बात करें डिटेल में, पता लगा कि यही पूरा प्राइम सस्पेक्ट था और यही मेन लीडर भी था इस पूरे ग्रुप का। उमर उन नबी श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज से इसने पढ़ाई वढ़ाई करी है और फिर उसके बाद इसने एक एज अ रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट इसने काम किया अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद ये बेटर जॉब की तलाश में दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इसने असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह इसने काम करना शुरू किया। कहा जा रहा है कि ये फरीदाबाद मॉड्यूल को पूरा बनाने वाला और उसमें शाहिद के साथ मिल करके पूरा उसको बनाने वाला ये उमर उन नबी था। प्लस दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर का जो मॉड्यूल है उसका भी ये हिस्सा था, मतलब कि ये जैश ए मोहम्मद का भी हिस्सा था और दूसरी तरफ ये अंसार गज़वात उल हिंद का भी हिस्सा था। मैंने आपको अंसार गज़वात उल हिंद के बारे में ऑलरेडी बताया कि शाहिद भी इसकी पार्ट थी और ये अलकायदा का एक ऑफशूट कह लीजिए आप जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है। इसमें कई आतंकवादियों का नाम आया और उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। उन आतंकवादियों का नाम अभी नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अथॉरिटीज़ ने उनके नाम को पब्लिक अभी नहीं किया है, लेकिन ये अलकायदा का जो ऑफशूट है इसके खिलाफ अब सीरियस क्रैकडाउन जम्मू कश्मीर में करना अथॉरिटीज़ ने शुरू कर दिया और आप सीनियर कुछ बहुत बड़े आतंकियों को मारे जाने की आपको खबर अभी आने वाले कुछ समय में मिल सकती है। बड़े एनकाउंटर जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। तो ये अंसार गज़वात उल हिंद का भी ये हिस्सा था। अब उमर उन नबी जो है वो कहा जा रहा है कि जितना पूरा ये वाइट कॉलर गैंग था, जिसको अभी वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, ये पूरा वाइट कॉलर गैंग यही चला रहा था और कहा जा रहा है कि यही वो व्यक्ति है जिसने पूरी तरीके से ये बाकी के जो आप देख रहे हो, मुजम्मिल का नाम सुना, आदिल का नाम सुना, इन सबको इसने भड़काया और इसमें ज्वाइन कराया। यही वो उमर उन नबी वो व्यक्ति है जिसने ये कॉन्टेक्स्ट अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकाले और सबको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराया, सबको रेडिकलाइज किया, सबको इस चीज़ के लिए तैयार किया और उसके बाद सारे लोग मिल करके सबको एक अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको ये करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। और जो फाइनली पूरा टेरर अटैक का प्लान था वो उमर उन नबी का था। उमर उन नबी एक्चुअल में जो इसने प्लान कर रहा था ये बहुत बड़ा प्लान कर रहा था और इतने सारे एक्सप्लोसिव्स उसी प्लान के लिए लाए गए थे। असल में ये दिसंबर 6 जिस दिन बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था उस दिन क्योंकि उसकी एनिवर्सरी पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा अटैक करने का प्लान कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये पूरा मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, पूरे मॉड्यूल को एक्सपोज किया गया, अरेस्ट होना शुरू हुए, जम्मू कश्मीर में भी अरेस्ट हुए, तो ये वहाँ से भाग निकला। इसको अपनी जगह वगह बदलनी पड़ी। एक्सप्लोसिव्स भी पकड़े गए, उतने एक्सप्लोसिव्स भी नहीं थे इसके पास कि इतना बड़ा ये अटैक कर पाए। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई, जब सारी चीज़ें पकड़े जाने लगी और इतना चेकिंग वेकिंग होने लगी और आपने वो रेडिट पोस्ट भी देखा जहाँ पर एक व्यक्ति ने लिखा भी है कि इतनी चेकिंग हो रही है यहाँ पर रेड फोर्ट के पास में, कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब अथॉरिटीज़ को पता चल चुका था कि एक व्यक्ति है जो ऐसी ऐसी गाड़ी है जिसकी, और वो पूरा एक्सप्लोसिव लेकर के भाग रहा है इधर से उधर। तो फिर जल्दबाजी में इसने डिटोनेटर लगाया और जल्दबाजी में इसने इसको एक सुसाइड अटैक की तरह कर लिया। अदरवाइज प्लान इनका सुसाइड अटैक का नहीं था, प्लान इनका डिटोनेटर लगा करके हट जाना और उसको फिर डिटोनेट करके जो है वो बड़ा ब्लास्ट करने का था। फिर फाइनली इसको ये मतलब अपना सुसाइड अटैक करना पड़ा। दूसरी चीज़, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखी गई है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि टर्की से इसके सीधे सीधे लिंक्स समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, इसका जो पासपोर्ट खंगाला गया उसमें देखा गया कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप पहले इसने ज्वाइन किया है और उन टेलीग्राम ग्रुप्स पे जब इसको रेडिकलाइज किया गया तो ये टर्की गया है उसके बाद 2021 में। और इसका जो हैंडलर है जो इसको पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें समझा रहा था वो टर्की का रहने वाला है और इसीलिए टर्की उसको विजिट करता है अपने हैंडलर के पास और वहीं से इसको सारी जानकारियाँ मिल रही थी। इसकी जो सिस्टर इन लॉ है उसका तो कहना था कि ये तो पढ़ने लिखने में हमेशा रहता था और शुरू से ये काफ़ी इंट्रोवर्ट व्यक्ति था, इसका ऐसी ये कैसे हो गया ये बात समझ में नहीं आई। फैकल्टी मेंबर भी था ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का और इसने अभी फ्राइडे को कॉल भी किया था, मतलब संडे की घटना है, फ्राइडे को इसने कॉल किया और उसने फ्राइडे को कॉल करके कहा कि भाई काफ़ी मतलब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, काफ़ी प्रेशर है यहाँ पर, अभी काफ़ी प्रेशर वेशर में, तो मैं 3-4 दिन के बाद अब कॉल करूँगा, मैं 3-4 दिन के बाद घर पे आऊँगा। और फिर ये लगातार इन चीज़ों में लग गया था क्योंकि बार बार ये अपने ठिकाने बदल रहा था क्योंकि रेट्स पड़ना शुरू हो चुके थे। फ्राइडे को ही रेट्स पहली बार रेट पड़ा था तो इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इसीलिए घर नहीं जा रहा था। बाद में इसके घर पे रेट पड़ी और सारे एक्सप्लोसिव्स वहाँ से बरामद हुए। उमर उन नबी ही पूरा की सस्पेक्ट था और वही I-20 कार को पूरी चला भी रहा था, जो हमने तस्वीरों में भी देखा है कि पॉल्यूशन वाली जगह पर एक बार उसकी CCTV फुटेज आई है। उसके बाद बहुत स्लोली कार को चला करके ये ट्रैफिक से होते हुए ये जा करके सिग्नल पे इसने खड़ी कर दी गाड़ी, वो भी एक फुटेज आई है। तो यही की व्यक्ति था। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि मारा गया है DNA टेस्टिंग करनी पड़ी।
डीएनए टेस्टिंग के लिए पूरी टीम जो है वो इसके गांव पहुंची, और मदर की जब आपको डीएनए टेस्टिंग की अगर हम बात करें, उसके रिजल्ट्स की बात करें, तो 99.99% एक्यूरेट होती है अगर मदर की जो बायोलॉजिकल मदर हैं उनके डीएनए मिल जाएं तो इनकी मदर के डीएनए वहाँ पर कलेक्ट किए गए, और उससे फिर जो ह्यूमन रिमेन्स थे उससे इसको मैच किया गया। मैच जो है वो सक्सेसफुल रहा, और डीएनए सैंपल से मैच होने के बाद पता चला कि हाँ, ये व्यक्ति सुसाइड अटैक करके इसी गाड़ी में मारा गया है। जो बॉडी के रिमेन्स थे, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट था ना, जब मेडिकल टीम भी आई तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे संभालेंगे इतने लोग को, मतलब इतना ज़्यादा ये बड़ा ब्लास्ट था। जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली भी अपने मतलब रिलेटिव्स को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि पहचान सकते ही नहीं थे। तो कपड़ों की मदद से, टैटूज़ की मदद से ऐसे करके वो पहचाना जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, जो बॉडी मतलब उस गाड़ी से, i20 गाड़ी से जो भी मिली थी हड्डियाँ या जो टीथ के सैंपल्स मिले थे उससे मैच किया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर खुल के आई कि जो उमर उन नबी का पैर था वो स्टीयरिंग व्हील और एक्सेलेटर के बीच में फंस गया था, तो वो मिल गया, और वहाँ से डीएनए टेस्टिंग की गई और फिर पता लग पाया कि हाँ, यही व्यक्ति था जो i20 गाड़ी में मारा गया है, और यही गाड़ी को चला करके भी लेके आ रहा था। प्लस इसकी जो मोबाइल हिस्ट्री है, मोबाइल डेटा भी रिट्रीव कर लिया गया है, सिग्नल हिस्ट्री भी यहाँ पर खंगाली जा रही है। अब देखिए, डीएनए टेस्टिंग जो है वो सबसे बड़ा जरिया है। रेड फोर्ट ब्लास्ट में भी इसको इस्तेमाल किया गया, और भी सारे केसेस में डीएनए टेस्टिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें अगर फैमिलीज का सही तरीके से यहाँ पर सैंपल ले लिया गया तो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो हम इस चीज़ पर तो पहुँच सकते हैं, इस कंक्लूजन पर तो पहुँच सकते हैं कि इस टेस्टिंग के ऊपर आप कोई सवाल नहीं खड़ी कर सकते। बिल्कुल ये टेस्टिंग जो है, क्योंकि इसके पाँव भी वहाँ से मिला और फिर इसकी मदर से इसको मैच भी किया गया है, तो हाँ, इस पूरी गाड़ी के ब्लास्ट के पीछे उमर उन नबी का ही हाथ था, इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीएनए टेस्टिंग 99.99% एक्यूरेट होती है, तो गलत होने के चांसेस इसके बिल्कुल नदारत हैं, बिल्कुल ख़त्म है। और बायोलॉजिकल मदर की अगर सैंपल्स मिल गए उससे तो फिर आप मान के चलिए कि 100% ही ये सही है, उसमें तो कोई फिर डाउट हो ही नहीं सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी बड़े बड़े केसेस हैं, जैसे आपको श्रद्धा वालकर का केस याद होगा, श्रद्धा वालकर का भी बड़ा केस हुआ था, उसमें डीएनए टेस्टिंग की मदद ली गई थी। अभी एयर इंडिया का क्रैश हुआ था अहमदाबाद, वो भी उसमें भी डीएनए टेस्टिंग की मदद ली गई थी। तो जहाँ पर भी बॉडीज़ को पहचानना बहुत मुश्किल होता है ऐसे केसेस में, फायर बर्न के केसेस में, ऐसे ब्लास्ट के केसेस में, तो वहाँ पर डीएनए टेस्टिंग की जाती है, और इस केस में भी इसीलिए डीएनए टेस्टिंग की गई है। अब ये जो पूरा केस था, इसमें मतलब फैमिलीज़ भी अपने रिलेटिव्स को इसी डीएनए टेस्टिंग की मदद से ही पहचान पाई हैं, बहुत सारी बॉडीज़। कुछ फैमिलीज़ तो कपड़ों की मदद से, टैटूज़ की मदद से पहचान पाई हैं। तो ये समझ लीजिए कि इतना दर्दनाक ये ब्लास्ट था और इतना बड़ा ये ब्लास्ट था, और एक व्यक्ति जिसको ये लोग इंट्रोवर्ट समझते थे, एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से कई महीनों से टेरर मॉड्यूल 2021-2020 के समय से ये टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, ये इतना बड़ा प्लान कर रहा था, उसके बारे में अब पता लग पा रहा है। और आप अब ये समझ सकते हो कि ये जो सोशल मीडिया मतलब ऐसे ऐप्स हैं, टेलीग्राम जैसे, जिनको आप मॉनिटर नहीं कर सकते, जिनके मैसेजेस को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, वो कितना ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा रिस्क, कितने बड़ा खतरा बन करके सामने आ रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।